नेफ्रिटिक सिंड्रोम। नेफ्रिटिक सिंड्रोम में ये होता है कि आपके ग्लोमेरुलस जो है वो इसका इन्फ्लेमेशन है बेसिकली। और जब ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन होता है तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है और एंडोथेलियल लेयर डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास फिल्ट्रेशन बैरियर जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, ब्लड सेल्स यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन लूज होना शुरू हो जाता है यूरिन में, लेकिन वो 3.5 ग्राम से कम का लेवल होता है प्रोटीन का यूरिन के अंदर, तो इसको हम सब नेफ्रोटिक रेंज बोलते हैं और ये नेफ्रिटिक सिंड्रोम के अंदर आता है। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका फिल्ट्रेशन बैरियर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसके कौन से सिम्टम्स आते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं और जो है वो उनकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग वगैरह, उनके हिस्टोलॉजिकल टाइप्स वगैरह सारी डिस्कस कर लेंगे। अब थोड़ा सा फिल्ट्रेशन बैरियर में आए तो फिल्ट्रेशन बैरियर किडनी का 3 लेयर से बनता है, ठीक है। सबसे पहली लेयर होती है कैपिलरी एंडोथेलियल लेयर, दूसरी लेयर आपके पास होती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके अंदर आपके पास कोलेजन टाइप 4 और हेपरिन सल्फेट वगैरह पड़ा होता है। थर्ड लेयर आपकी पोडोसाइट्स की होती है। पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस से जो लेयर बनती है इसको हम एपिथेलियल लेयर भी बोलते हैं। अब ये जो पूरी जो है वो फिल्ट्रेशन बैरियर की जो 3 लेयर्स हैं ये चार्ज बैरियर के तौर पे भी एक्ट करती हैं और साइज के तौर पे भी। अब हमें डायग्राम से शो हो रहा है कि जो एंडोथेलियल लेयर है उसमें अंदर फिनेस्ट्रेशंस हैं, स्पेसेस आ रही हैं, ठीक है। तो ये स्पेसेस बेसिकली क्या करती हैं, ये डिफाइन करेंगी कि कौन सा पार्टिकल गुजरेगा और कौन सा नहीं गुजरेगा। तो जो फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल लेयर है ये 100 नैनोमीटर पार्टिकल से ज्यादा के साइज को वहां से नहीं गुजरने देगी, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ साइज बैरियर। उसके बाद हमारे पास है पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस जो हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जहाँ लगते हैं इसके दरमियान भी स्पेस बनती है, इसको हम कहते हैं स्लिट डायाफ्राम, ठीक है। तो स्लिट डायाफ्राम जो है ये 40 टू 50 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल्स को पास नहीं होने देता। अब जो एंडोथेलियल लेयर है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेयर है ये नेफ्रिटिक सिंड्रोम में डैमेज होती हैं और जो पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस की लेयर है वो आपके पास एपिथेलियल लेयर कहलाती है और वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में डैमेज होती है। इसी वजह से जब हम आगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिस्कस करेंगे तो वहां पर जो डिपोजिशंस आपको मिल रही होती है ना किडनी के अंदर वो सब एपिथेलियल होती हैं क्योंकि उसमें पोडोसाइट इफेक्ट हो रहा होता है। और जो अभी हम नेफ्रिटिक सिंड्रोम में डिपोजिशंस पढ़ेंगे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस वगैरह की जैसे हो गई तो उसमें आपको सब एंडोथेलियल डिपोजिशंस मिलती हैं एक्सेप्ट एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आपके पास जो है वो सब एपिथेलियल हम्प्स भी मिल सकते हैं, वरना आपको मोस्टली नेफ्रिटिक सिंड्रोम के डिजीजेस में सब एंडोथेलियल हम्प्स ही मिलेंगे या सब एंडोथेलियल डिपोजिशंस ही मिलेंगी क्योंकि इसमें एंडोथेलियल लेयर अफेक्ट हो रही होती है। ओके, हमारा फिल्ट्रेशन बैरियर को हमने इतना ही डिस्कस करना था। ये इन्होंने डायग्राम शो किया और इसमें इसकी 3 लेयर्स शो की, एंडोथेलियल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेयर, ये पोडोसाइट की लेयर। ये हमने मेंशन कर दिया है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन नेफ्रिटिक सिंड्रोम में डैमेज होगी और पोडोसाइट की जो लेयर है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में डैमेज होती है। उसके बाद हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। नेफ्रिटिक सिंड्रोम में क्या है कि ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन होता है ग्लोमेरुलाई का। अब जब ग्लोमेरुलाई का इन्फ्लेमेशन हो गया ना तो ये जो एंडोथेलियल लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये डैमेज हो जाएगी। जब मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा कि आपका प्रोटीन लूज हो सकता है, आपके ब्लड सेल्स लूज हो सकते हैं, आपका फिल्ट्रेशन बैरियर अफेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, हम हिमेचूरिया हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स आपके यूरिन में आना शुरू हो जाएंगे और जब आपका प्रोटीन भी लूज हो रहा है, आपकी मेम्ब्रेन भी डैमेज है तो आपका जीएफआर कम हो जाएगा। जीएफआर कम होने की वजह से जो किडनी का जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस होता है जो सेंस करता है कि किडनी को कितना ब्लड आ रहा है और तो वो मैक्यूला डेंसा की जो सेल्स होते हैं वो सेंस करते हैं कि सोडियम कम जा रहा है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को, तो वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू जो है वो आपका जो है वो एल्डोस्टेरोन को बढ़ाते हैं। एल्डोस्टेरोन बढ़ता है तो आपका हाइपरटेंशन हो जाती है इन पेशेंट्स में। इसकी पैथोफिजियोलॉजी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगा हमारा। इन्फ्लेमेटरी लीजन्स होती हैं ग्लोमेरुलर इंजरी की। नेफ्रिटिक सिंड्रोम है तो इसमें क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है ग्लोमेरुलाई का। ग्लोमेरुलाई के इन्फ्लेमेशन से क्या होगा कि जीएफआर आपका कम हो जाएगा,
बैरियर आपका डिस्टर्ब हुआ है, उसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो यूरिन में आना शुरू हो जाएंगे, हीमाचूरिया हो जाएगा, कास्ट अपीयर होंगे रेड ब्लड सेल के। और जब भी कास्ट आपको यूरिन में मिले रेड ब्लड सेल के, तो इसका क्या मतलब है कि किडनी अफेक्ट हो गई है। अगर व्हाइट ब्लड सेल के कास्ट आपको ग्लोमेरुलस अफेक्ट हो गया, इन्वॉल्व हो चुका है, और अगर व्हाइट ब्लड सेल के कास्ट आपको मिल रहे हैं तो वो कब मिलते हैं, जब किडनी में पायलोनेफ्राइटिस होता है, किडनी का इन्फेक्शन है। तो जब किडनी इटसेल्फ इन्वॉल्व होती है तो कास्ट आपको यूरिन के अंदर तभी मिलते हैं। जैसे ब्लैडर का इन्फेक्शन है, सिस्टाइटिस वगैरह है, कोई भी ऐसी चीज है तो उसके अंदर आपको कभी भी यूरिन के अंदर कास्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ है कि जीएफआर कम हो गया, जीएफआर कम होने से ओलिग्यूरिया हो जाएगा। ठीक है, और आपका यूरिन आउटपुट कम होगा इन लोगों का। दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि जब जीएफआर कम होगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पास एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा। लेकिन आप देखें कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ओवर क्रिएटिनिन की रेशियो ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि जब आपका जीएफआर कम होता है तो मैक्युला डेंसा के थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा। वो एल्डोस्टेरोन जो है वो आगे जाके एक तो एल्डोस्टेरोन एक्टिव होगा और वो आपके पास फ्लूइड की रिटेंशन कराएगा, हाइपरटेंशन करा देगा। और दूसरा हमारे पास ये होगा कि एडीएच रिलीज होगा। एडीएच जो है वो आपके पास वाटर के साथ साथ यूरिया की भी रीएब्सॉर्प्शन कराता है, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल क्रिएटिनिन से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और दूसरा आपके पास अब मेम्ब्रेन डैमेज हुई है, बैरियर अफेक्ट हुआ है, तो प्रोटीन्स भी लूज होते हैं, लेकिन थोड़े 3.5 ग्राम से कम के प्रोटीन्स आपकी यूरिन में लूज होते हैं और इस तरह से एडिमा हो जाता है। तो अब इन पेशेंट्स में कौन कौन से आपके पास कह लें कि सिम्टम्स आते हैं। अब इन पेशेंट्स में यूरिन में ब्लड आएगा, हीमाचूरिया, रेड ब्लड सेल कास्ट आ सकते हैं। अब आपके पास क्या है कि प्रोटीन लूज हो रहा है तो एडिमा हो सकता है, पेरीऑर्बिटल एडिमा वगैरह। उसके बाद इनमें ओलिग्यूरिया होता है। दूसरा ये कि यूरिन के अंदर ब्लड के अंदर जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जीएफआर कम है, हर चीज रिटेन होना शुरू हो गई है, रिटेंशन चल रही है, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास आ गई। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके सिम्टम्स वगैरह रिवाइज हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर यह है कि इन्फ्लेमेशन है ग्लोमेरुलाई का। अब ग्लोमेरुलाई का इन्फ्लेमेशन हो रहा है हमारे पास, तो क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा कि जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा कि ओलिग्यूरिया हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा और हर चीज आपकी रिटेन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जब ओलिग्यूरिया होगा और दूसरा ये कि प्रोटीन भी लूज होना शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से आपके पास एडिमा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम में भी थोड़ा सा पेरीऑर्बिटल एडिमा हो जाता है। मेन चीज इसमें हम देख लेते हैं तो इन्फ्लेमेशन है ग्लोमेरुलाई का। इसमें हाइपरटेंशन हो जाता है क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा जीएफआर कम होने की वजह से, और जीएफआर कम होने की वजह से। और तीसरी चीज हमारे पास मेन जो होती है, आपको पेशेंट कहेगा कोला कलर्ड यूरिन होती है, इसमें हीमाचूरिया होता है। अब इसके अंदर दो डिजीज, काफी सारी डिजीज आती हैं, लेकिन यहाँ पर बर्जर डिजीज जो है आईजी नेफ्रोपैथी, वो मोस्ट कॉमन कॉज होती है प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। अभी हमने ये चीजें पढ़ ली हैं, अब हम इसको आगे देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वर्सेस आईजी नेफ्रोपैथी। अब हम इसके एक एक डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम कंपेयर करके थोड़ा सा करेंगे कि आपके पास सिनेरियो किस तरह से बनता है। सिनेरियो ये होगा कि एक बच्चा आया, उसको इन्फेक्शन हुआ है, और उसको इन्फेक्शन हुए को अगर 14 दिन गुजरे हैं, उसके बाद अभी वो कंप्लेंट कर रहा है कि उसको कोला कलर्ड यूरिन है उसका। ठीक है, रेड या डार्क रेड उसका यूरिन आ रहा है। तो आपने देखना है कि कितने दिन की हिस्ट्री है, 14 दिन की हिस्ट्री है, और उसका गला खराब हुआ था, फिर एंजाइटिस रहा है उसको सपोज। ठीक है, तो ये क्या है, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ठीक है, 14 डेज के बाद। अब इसके कंपैरिजन में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के कि एक बच्चा आया है या कोई भी पेशेंट आपके पास आया है जिसको 2 या 3 दिन पहले कोई भी डायरिया हुआ था, जीआईटी का कोई इन्फेक्शन हुआ है, या फिर उसको
कह लें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन हुआ है और उसके 2 से 3 दिन के अंदर अब उसकी यूरिन कोला कलर्ड है। और इसमें हमने क्या करना है कि ये अब आपके पास पोस्ट स्ट्रेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का केस नहीं है, ये आईजीए नेफ्रोपैथी का केस है। क्यों? क्योंकि आईजीए नेफ्रोपैथी या बर्जर डिजीज जो होती है, इसमें हमारे पास ये होता है कि पेशेंट के अंदर आईजीए की डेफिशिएंसी होती है और आईजीए हमारे रेस्पिरेटरी म्यूकोजा और हमारे जो होता है जीआईटी का म्यूकोजा उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है बेसिकली। तो जब प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है तो यहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो इन्फेक्शन जो है आपके पास ट्रिगर करेंगे, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देंगे ग्लोमेरुलाई का, ठीक है। तो अब हमने 14 डेज और 2 to 3 डेज की हिस्ट्री देख ली। अब दूसरी चीज हमारे पास उसमें ये होती है कि जब भी आपके पास पेशेंट आए कि उसको अक्सर ये मसला रहता है कि उसको पास्ट में भी 2-4 दफा ये हो चुका है कि उसको इन्फेक्शन होता है और उसके 1-2 दिन के अंदर उसको यूरिन कोला कलर आता है, या उसको इन्फेक्शन नहीं भी होता, स्पॉन्टेनियसली भी ये प्रेजेंट कर सकता है, खुद ब खुद भी हो सकती है कि ऐसे अचानक से एपिसोड्स हैं कि उसको ब्लड आता है उसकी यूरिन के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया आईजीए नेफ्रोपैथी। अब 2 डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, एक्यूट स्ट्रेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वर्सेस आईजीए नेफ्रोपैथी, और आईजीए नेफ्रोपैथी को हम बर्जर डिजीज भी बोलते हैं। हमने इसमें देखना है कि कितने दिन का गैप है। अगर 14 डेज का है, फेरेंजाइटिस की हिस्ट्री है, तो हमारा पोस्ट स्ट्रेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बनेगा। ये ट्रीट हो जाता है बच्चों में, लेकिन अगर ये एडल्ट्स में होता है तो इसको ट्रीट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है हमारे पास और कॉम्प्लीमेंट लेवल्स जो है ना फिर वो डिक्रीज करना शुरू हो जाते हैं एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। लेकिन आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर आपके पास कॉम्प्लीमेंट लेवल नॉर्मल रहेगा। ये क्वेश्चन बनता है, सिनेरियोज बनते हैं, तो उसमें आपको वो लेवल्स देते हैं कि कॉम्प्लीमेंट लेवल डिक्रीज हो रहा है या नॉर्मल रह रहा है। दूसरा हमारे पास अपीयरेंस है पोस्ट स्ट्रेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जब इन्फेक्शन के बाद है तो इसमें क्या होगा कि आपके पास ग्लोमेरुलाई के सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं साइज में। अभी हम इनकी हिस्टोलॉजी भी देखेंगे सबकी। दूसरा क्या है कि ग्लोमेरुलर हमने पढ़ा था कि जितनी भी नेफ्रिटिक सिंड्रोम्स होते हैं इन सब के अंदर एंडोथेलियल लेयर डैमेज होती है बेसिकली, तो सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स बनते हैं एक्सेप्ट एक्यूट स्ट्रेप एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि आपके पास सब एपिथेलियल हम्प्स बनते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक। अब दूसरा इसमें क्या है कि स्टारी स्काई या लंपी बम्पी अपीयरेंस होती है ग्रैनुलर, अगर हम देखें ना इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग के ऊपर। अभी हम इसको देख लेते हैं, मैं आप दिखाती हूँ, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है, ये देखें, ये ग्रैनुलर स्टेनिंग है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए। इसमें क्या है कि ये एक कांस्टेंट लाइन जा रही है, सपोज करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये कांस्टेंट लाइन नहीं है, यहाँ पे कहीं पे ब्राइटनेस ज्यादा है, कहीं पे डार्क है। तो ये क्या है कि कहीं पे आपको ब्राइट नजर आ रहा है एरिया, कहीं पे थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है, एक स्मूथ लाइन नहीं है, ठीक है, स्मूथ आउटलाइनिंग नहीं हुई। तो ये हमारे पास ग्रैनुलर अपीयरेंस दे रहा है। ये किसमें होता है? ये पोस्ट स्ट्रेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर होता है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हमारे पास इसका नाम से क्या पता चलता है कि रैपिडली डिटेरियोरेटिंग होता है। इसमें किडनी फंक्शन विद इन डेज टू वीक्स आपका डिस्टर्ब हो जाता है और किडनी पूरी आपकी तबाह हो जाएगी। इसके अंदर 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। इसको किस बेस पे डिवाइड करते हैं? इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बेस पे। ये डायग्राम बेसिकली उसी के लिए मैंने शो की है कि लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस अगर आएगी तो कौन सी डिजीज है, नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस है तो कौन सी कैटेगरी है, या ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस है। यानी ये जो है ना रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर काफी सारी डिजीजेस आती हैं जो के किडनी फंक्शन को विद इन डेज टू वीक्स डिस्टर्ब कर सकती हैं पूरी तरह से। अब ये देखें कि लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस के नाम से क्या पता चल रहा है कि लीनियर है। ये देखें इस डायग्राम में, ये जो है हमारे पास एक मिनट मैं आपको शो करती हूँ जी। अब हमारे पास ये जो डायग्राम है ना लीनियर स्टेनिंग की, इसमें देखें ऐसे है कि जैसे स्मूथ लाइन शो की हुई है उन्होंने, ठीक है। अब ये स्मूथ लाइनिंग है और ये स्मूथ लाइनिंग का क्या मतलब है
कि आपकी लीनियर फ्लोरेसेंस है, ठीक है। ये नहीं है कि कहीं से डार्क कहीं से ब्राइट, ये पूरा पूरा डार्क ही है सारा, जहां जहां पे आपको नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि स्मूथली जाके इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ना वो डिपॉजिट्स हुए, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है ना वो डिपॉजिट हुए हैं स्मूथली, बिल्कुल ठीक है। ये कब होते हैं? जब आपके पास ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज होती है, जिसको हम कहते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम। इसमें पेशेंट आपका कैसे प्रेजेंट करता है? इसमें पेशेंट आपका प्रेजेंट कर रहा होता है कि हिमेचूरिया होता है उसको। ये बेसिकली ये है कि आपके लंग्स में भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और किडनीज की बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर देता है। वहां पे जाके एंटीबॉडीज बाइंड करना शुरू हो जाती हैं, और जब एंटीबॉडीज वहां जाके बाइंड करती हैं तो उस ऑर्गन के सिम्टम्स आएंगे। पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा, कोई भी पेशेंट क्वेश्चन के अंदर, कि उसको हिमोप्टिसिस हुआ है या फिर उसको साथ में जो है वो हिमेचूरिया है। तो हिमोप्टिसिस और हिमेचूरिया दोनों की कंप्लेन के साथ अगर एक पेशेंट आ रहा है और उसको कहें कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस उसकी लीनियर है, तो हम उसको कहेंगे कि ये रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का गुड पास्चर सिंड्रोम है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस या पॉसी इम्यून, ठीक है। ये सारी डिजीजेस किडनी को फंक्शन को खत्म कर सकती हैं। नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस का क्या मतलब है कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस की स्टेनिंग है ही नहीं, यानी कोई भी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं किडनी में। डिपॉजिट होंगे तो हम कहेंगे कि कोई फ्लोरेसेंस स्टेनिंग के ऊपर कुछ आ रहा है। अब ये देखें कि ये नो स्टेनिंग, इसमें ऐसे जैसे लाइट ऑफ हुई हुई है इस डायग्राम की, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि कोई भी आपको कहीं से डार्क कहीं से वो ब्राइट नजर नहीं आ रहा, वो पूरा डार्क ही है क्योंकि स्टेनिंग है ही नहीं। इसके अंदर आपके पास दो डिजीजेस आती हैं, एक वैगनर जो है वो ग्रेनुलोमेटोसिस वैगनर सिंड्रोम आता है, और एक चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम आता है, एक माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस आता है। अब देखिए पहली क्या है, ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, इसको हम वैगनर सिंड्रोम भी बोलते हैं। और वैगनर जो होता है ना, इसको हम कैसे शो करते होते हैं, इसको हम किडनी से इस तरह सी बना के शो करते हैं। सी एन का है ना, तो ये आपकी बॉडी है और इसमें आपने सी बना दिया। अब ये जो है ना, ऊपर आपके दो लंग्स हैं, ठीक है, और नीचे जो है ना आपकी दो किडनीज हैं, ठीक। तो ये जो वैगनर है ना, इसमें सी एंका की एंटीबॉडी होती है, और इसमें आपके लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं दो, और दो जो किडनीज हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो डिजीज आती है वो हमारे पास होती है इयोसिनोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। ग्रेनुलोमेटोसिस ये जो है ना, इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम, ठीक है। तो चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि ये है इयोसिनोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस है, तो इयोसिनोफिल्स इसमें हाई होते हैं। तो इसमें आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होता है, एस्थमा इसमें बेसिकली मेन डिफरेंस इसका वैगनर के साथ ये है कि इसमें एस्थमा की प्रेजेंटेशन होगी पेशेंट की। उसके अलावा इसमें आपके पास रिस्ट ड्रॉप हो सकता है या फुट ड्रॉप हो सकता है, ये चीजें आ जाती हैं। और इन दोनों में तीसरा हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, ये पी एंका। ये दोनों जो है इसकी जो है ना, इन दोनों के अंदर आपके पास पी एंका है, और वैगनर के अंदर वैगनर से याद करते हैं तो ये सी एंका हो जाता है। ये परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये अलग से एक टॉपिक है वॉस्कुलर डिजीजेस का, जो हम मस्कुलोस्केलेटल में डिस्कस करते हैं आगे। अभी के लिए ये इतना काफी है। ग्रेनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या है, अभी हमने डिस्कस किया। पोस्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो डैमेज कर सकती है किडनी को, वो भी इस कैटेगरी में आ सकती है। या फिर अभी हम पढ़ेंगे डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो एसएलई में होता है। तो हमें नाम से पता चल रहा है एसएलई तो हर चीज को खत्म कर देता है, तो जब वो भी है वो हमारे पास वो भी रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कैटेगरी में आ सकता है और डैमेज कर सकता है। आई थिंक अब ये क्लियर हो गई होंगी चीजें कि लीनियर स्टेनिंग का क्या मतलब है, कि लीनियरली इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है ना वो डिपॉजिट हुए हैं आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के ऊपर। इसमें हमारे पास गुड पास्चर सिंड्रोम आ रहा है, जो हिमोप्टिसिस और हिमेचूरिया की प्रेजेंटेशन के साथ होता है। उसके बाद आपके पास जो है वो ग्रेनुलर स्टेनिंग होती है। ग्रेनुलर स्टेनिंग आपके पास एसएलई में हो सकती है, पोस्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह में हो सकती है। और पॉसिम्यून का मतलब है कि आपके पास कोई स्टेनिंग है ही नहीं, ठीक है। ये वॉस्कुलाइटिस वगैरह में बेसिकली आ जाता है। अब डिफ्यूज
प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ना ये एसएलई में है। डिफ्यूज का क्या मतलब होता है कि 50% से ज्यादा अगर ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व होते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलाई है। अगर 50% से कम आपके पास ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व होते हैं तो इसको हम फोकल ग्लोमेरुलाई बोलते हैं बेसिकली। मतलब फोकल डिजीज बोलते हैं कि थोड़ा सा पार्ट इन्वॉल्व है। ओके, एक चीज मैं बताना भूल गई कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर आपके पास क्रीसेंट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये आपका ग्लोमेरुलस है और ये आपका जो है ना क्रीसेंट शेप बनता है। ठीक है, किडनी के ग्लोमेरुलस के अंदर तो आपको यहाँ पर फाइब्रिन के डिपॉजिट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको सेल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना इसका मेन जो आपको है वो प्रेजेंटेशन इससे पता चल सकता है क्वेश्चंस के अंदर, अगर वो आपको बता दें कि क्रीसेंट फॉर्मेशन हुई है आपको लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर नजर आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि ये रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। अब दूसरी चीज है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एसएलई में होता है। 50% ग्लोमेरुलाई से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो इसको डिफ्यूज बोलते हैं। अब इसमें आपने क्या याद रखना है कि कर्ली हेयर से याद रख लें। ठीक है, ये क्या है, वायर लूपिंग है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि कैपिलरीज जो होती है ना, सॉरी, कैपिलरीज का जो एज है ना वो थिक एजेस होते हैं कैपिलरीज के, और वो जो है ना इसको हम बोलते हैं वायर लूपिंग कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो थिक एंड कैपिलरी लूप्स जो होती है ना वो हमें मिलती हैं। ये देखें, ये कैपिलरी की लूप है और ये ब्राइट पिंक हुई हुई है। क्यों? क्योंकि ये थिक हुई हुई है। तो ये कैपिलरी लूपिंग जो है ये बेसिकली डिफ्यूज जो होता है प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एसएलई की करेक्टरिस्टिक में आता है। यहाँ पर भी यही उन्होंने शो किया। ये देखें, इसकी आउटलाइन जो है ना वो बड़ी थिक सी है, तो ये आपके पास डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ये सिस्टेमिक डिजीज है तो इस वजह से ये किसी भी तरह से ये बड़ी लीथल है, हर चीज को इन्वॉल्व कर लेती है। इस वजह से ये सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, सब एपिथेलियल भी हो सकते हैं, इवन के ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जाकर डिपॉजिट्स भी कर सकती है, इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है एलपोर्ट सिंड्रोम। एलपोर्ट सिंड्रोम जो है वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है। एक्स लिंक्ड डिजीज का क्या पैटर्न होता है कि ये दोनों सेक्स में होंगी, क्योंकि एक्स जो है वो क्रोमोसोम मेल में भी है फीमेल में भी है, लेकिन मेल सेक्स जो है वो इसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि मेल कभी भी मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं है, क्योंकि मेल कभी भी मेल को एक्स क्रोमोसोम नहीं देगा, वो हमेशा वाई देगा। इसके अंदर एक इजी सा निमोनिक है, कांट सी, कांट पी, कांट हियर। अभी इसमें क्या है कि आई के जो डिजीज हो जाती हैं कि लेंस की डिसलोकेशन है, रेटिनोपैथी है, साथ में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास यही चीजें हैं। ठीक है, और कोई चीज बस ये हमारे पास हो गया। अब उसके अलावा कोई चीज है डिस्कस करने वाली तो हम देख लेते हैं। बस यही चीजें थी मेन में जो हमने डिस्कस करनी थी। ओके, उसके अलावा हम अभी देख लेते हैं फर्स्ट एड की रिवीजन कि अगर हमने इसमें से कुछ डिस्कस करना है तो हम वो कर लेते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। टाइप पोस्ट टाइप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 2 to 4 वीक्स के बाद होता है जाके। कोई भी बच्चा आएगा उसका फ्रेंजाइटिस या कोई भी स्किन इन्फेक्शन इम्पेटाइगो या उनकी हिस्ट्री होगी, और स्टेफिलोकोकस जो है ना ऑरियस सॉरी स्टेपायोजीन्स जो है ना वो कॉज होगा, और अगर एडल्ट्स में हम देखते हैं तो स्टेफिलोकोकस इसका कॉज होगा। ठीक है, आपके जो है वो क्या लें कि लाइट माइक्रोस्कोपी पे अपीयरेंस कैसी नजर आती है, ये मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये आपके पास ए डायग्राम में क्या है कि नॉर्मली आपके पास ग्लोमेरुलाई जो होता है ना वो इतना ज्यादा सेलुलर नहीं होता। यहाँ पे इतना ज्यादा वो सेलुलरिटी हुई हुई है कि ये पिंकिश पिंकिश सा हुआ हुआ है, तो सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हाइपर सेलुलर है। इन्फेक्शन जब भी होता है आपके सेल्स बढ़ जाते हैं। अगर वो ग्लोमेरुलाई के अंदर सेल्स बढ़ रहे हैं, हाइपर सेलुलरिटी है, तो पोस्ट टाइप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर मोस्टली होता है। इनलार्ज्ड एंड हाइपरसेलुलर होते हैं। अब अभी हमने पढ़ा था कि स्टारी स्काई अपीयरेंस होती है यानी ग्रैनुलर अपीयरेंस होती है, लंपी बम्पी अपीयरेंस भी बोलते हैं, और सब एपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स सम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के ऊपर। उसके बाद इसके कंपैरिजन में आईजी नेफ्रोपैथी बर्जर डिजीज आ जाती है, जो वो भी इन्फेक्शन के बाद है लेकिन वो 2 to 3 डेज के बाद प्रेजेंट करती है, या फिर एक कंप्लीट हिस्ट्री होगी कि काफी एपिसोड्स हुई हैं उसको इस चीज की। इसमें बिजेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स बनते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट लेवल आपका नॉर्मल रहता है इसमें।
उसके बाद है रैपिडली प्रोग्रेसिव, इसका क्या है कीवर्ड क्रिसेंट्रिक, इसमें क्रिसेंट बनता है। क्रिसेंट के अंदर होता क्या है कि फाइब्रिन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स आ सकते हैं, ठीक है, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस वगैरह आते हैं। अभी हमने पढ़ लिया इसकी 3 टाइप्स होती हैं, लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस है और ग्रैनुलर जो है ना वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, ठीक है। नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस में वास्कुलाइटिस आ जाते हैं, लीनियर में गुड-पास्चर सिंड्रोम है और ग्रैनुलर के अंदर आपका पोस्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है उसके बाद हमारे पास ये है कि नेफ्रिटिक ओके, इसके अंदर इन्होंने एलपोर्ट सिंड्रोम मिस कर दिया, नहीं आ गया, सॉरी। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव क्या है कि उसमें एसएलई से वायर लूपिंग होती है, कैपिलरीज की ग्रैनुलर अपीयरेंस होती है और सब एंडोथेलियल भी हो सकता है, सिस्टेमिक है, लीथल डिजीज है तो इंट्रामेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स भी हो जाते हैं, सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स भी हो जाते हैं। एल्पोर्ट सिंड्रोम में क्या है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें भी डैमेज होती है, टाइप 4 कोलेजन जो पड़ा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में वो डैमेज होता है, एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज है, मेल टू मेल ट्रांसमिशन इसमें नहीं हो, हमने ट्राइड पढ़ा है। और दूसरा ये कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो डैमेज हो रही है ना, तो वहां पर क्या है कि वो डैमेज होके बास्केट वेव अपीयरेंस बनाना शुरू कर देगी, यानी वीक हो जाएगी और इसकी अपीयरेंस इस तरह की होगी कि कहीं पे थिकनेस ज्यादा है और कहीं पे वो स्प्लिट हो रही है, थिन हो गई हुई है मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद एक डिजीज रह गई है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो नेफ्रिटिक सिंड्रोम के करेक्टरिस्टिक्स भी देती है, नेफ्रोटिक के भी देती है, उसको हम अलग से